फोन करने से ये रहता है कि एक दूसरे का हाल चाल मिलता रहता है। नहीं, जी जी। मैं तो ठीक हूँ और बहुत ताकत आप से। ठीक ही रहेंगे सर। आपका आपका सिस्टम बढ़िया है ना। आप किसी की धोखा नहीं देना, चोरी नहीं करना, फालतू काम नहीं करना। तो ये जब फालतू काम करते हैं तो लोग बीमार पड़ जाते हैं, समझे आप। हाँ जब हाँ हाँ, आदमी सही काम करता है तो बीमार नहीं पड़ता, वो ठीक रहता है वो। हाँ, ठीक कह रहे हैं ये आप, बात ठीक कह है। रहे हैं, ठीक है। भाई लाइफ टाइम में जो नौकरी चाकरी में भी ईमानदारी से काम किया आपने, अभी भी ऑनेस्टली जो है काम करते हैं, किसी का पॉकेट नहीं मारना है, धोखा नहीं देना है, चीटिंग नहीं करना है, ये सब चीजें नहीं है आपके। स्वस्थ रहेंगे, मस्त अभी रहेंगे। अभी चीज़ों को बहुत आगे बढ़ गया है। हम्म। अब मैं आम लोग से ये कह रहा हूँ कि जी। आप जैसे हैं वैसे ही बने रहिए। जैसे जै- वैसे बने। हाँ, जी। जैसे आप दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, अपराधी हाँ, हैं, बने रहिए आप। हाँ। ठीक है ना, तो आप जी। बने रहिए। हमें इस बने बात में रहिए। भी कोई दिक्कत नहीं है जी यदि जी। आप किसी पार्टी के अंधभक्त हैं, अंधभक्त हैं, राइट। बिल्कुल यदि बिल्कुल। आप कहीं पर दरी बिछाने में, पोस्टर हाँ लगाने में, कुर्सियां लगाने हाँ। में, जी शामियाना लगाने में, जी। नारेबाजी करने में, हाँ हाँ। आपको जिसमें आनंद आ रहा है उसे करते रहिए। करते रहिए। यदि हाँ। आप केवल अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं और जी प्रति रविवार उसे दोहरा सकते हैं और अपने से जुड़े लोगों को उसमें जोड़कर रोटेशन के आधार पर, यदि हम सिर्फ अच्छे भारत को चाहते हैं, ये संकल्प को यदि हम हर रविवार दोहराते हैं, छोटा सा वीडियो बनाकर यदि भेजेंगे, तो हम जी। उसे यूट्यूब पे पब्लिश कर रहे हैं। वेरी गुड। और जरूर। उसका फ़ायदा ये है कि ये जो शक्ति है, ये सिर्फ इतने संकल्प मात्र से ज़मीन पर प्रकट हो जाएगी। जी। मतलब ये इतनी पावरफुल है। और इतनी ऐप बात। के माध्यम से यदि आप अपने लोगों को जोड़कर अपने मेरिट लिस्ट में स्थापित करते हैं, तो अभी आपको, चूंकि आपको काफ़ी समय बाद बात हो रही, तो शायद आपकी जानकारी में नहीं होगी। जी। अब ये ऐप 6 सूची बना रहा है। यफ। जो क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है ना, आया टाइप। हाँ। हाँ, वो ऐप जो है 6 सूचियां बना रहा है। अच्छे। एक जो है गांव की, तो जी। भारत के हर गांव में जो नंबर 1 पे आएगा वो गांव का सरपंच बनेगा। ठीक शहर ठीक। के मोहल्ले में जो नंबर 1 आएगा वो पार्षद बनेगा। जी। शहर में जो नंबर 1 होगा वो मेयर बनेगा। ठीक है। और जिले में जो नंबर 1 होगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। जी। और राज्य में नंबर 1 आने पर मुख्यमंत्री, 2 और 3 आने पर उप मुख्यमंत्री, और 15 से 45 के बीच में आने पर राज्य सरकार का मंत्री, और 70 दिल्ली में सबसे कम है, 402 यूपी में सबसे ज़्यादा है, तो 70 से 402 में आने पर वह जो है विधायक बनेगा। और अच्छे। और देश में नंबर 1 पे आ गया यदि लोगों को जोड़कर, तो वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जी और दूसरे और तीसरे पे आने पर वो प्रधानमंत्री, 82 में आने पर केंद्रीय सरकार का मंत्री, और 543 में आने पर वो सांसद बनेगा। जी। और उसका टिकट उसके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। जी। इसके लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया है, शायद आपकी जानकारी में है कि नहीं है। वो तो है, पहले ही आपने तभी तो चुनाव लड़े थे सर आप। नहीं नहीं नहीं, वो तो हम एज ए अच्छा इंडिपेंडेंट लड़े थे। अच्छे 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 हाँ, अच्छे। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए था। अच्छे। वो इट वाज मेंट टू गेट एक्सपीरियंस। ओके ओके ओके। मतलब जिससे आप जब बात करें तो अनुभव के साथ कह सके कि हम लड़े थे। और हाँ जनता अविवेकशील है, उसे हाँ। ये मालूम ही नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। जी तो जी। वो सिर्फ इतना कहने के लिए, नहीं तो अच्छा, लोग आप कहते अपनी कि नहीं पार्टी नहीं नहीं बन साहब, गई। आप खड़े होते तो आपको ही जिता देते। तो वो सब मुगालता लोगों को बताने के लिए था वो। और आप पार्टी बन गई अपनी। हैं? पार्टी बन गई। पार्टी बन गई है। हाँ। अक्टूबर 2024 में उसका विधिवत पंजीयन हो चुका है। अच्छे। और ठीक। उसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। ये भारत पार्टी। पार्टी कोई भी राजनीतिक काम नहीं करेगी। जी तो बनी क्यों है? जी। ये सिर्फ इसलिए बनी है कि जो ऐप के द्वारा 6 मेरिट लिस्ट बन रही है, उनके घर पर चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट पहुंचाएगी। जी अब 1 मिनट के लिए मान लें कि आप जो है विधायक या सांसद, जो भी समझ लें, चलिए 1 मिनट के लिए आपको सांसद मान लेते हैं, राइट। आप जी अपने जी। क्षेत्र के सांसद की मेरिट लिस्ट में आ गए, तो आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट आपके घर पहुंच जाएगा। अब इसमें बहुत एक समझने वाली बात है जो मैं आपके माध्यम से पब्लिक को कहना चाहता हूं।
क्योंकि आप एक माध्यम है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। मतलब इसमें आपकी जो भूमिका है, आपके माध्यम से मैं पब्लिक तक वो बात पहुंचा रहा हूँ। ठीक है। अब 1 मिनट के लिए मान लें कि आप सांसद की मेरिट लिस्ट में आ गए, राइट? हाँ जी, तो हाँ जी, आपको जो है पार्टी का टिकट मिल जाएगा, आप अपना नामांकन भर देंगे। जी, अब आपके ऊपर प्रतिबंध है कि आप किसी से भी ये नहीं कह सकते हैं कि मैं उम्मीदवार हूं, मुझे वोट दो। ये प्रतिबंध है मेरी तरफ से। जी, तो आप कहेंगे कि अरे साहब, हम किसी से कहेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? यही कहेंगे जी, कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल। बिल्कुल। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हम अपने संकल्प से लेके लोगों को जोड़ने की जो चैन बना रहे हैं, जिससे 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं, यदि जी, हमने अपने संकल्प को पूरा किया तो हाँ, हम 100 करोड़ बहुत ही आसानी से होंगे। वो हम एक बार फिर से, हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, एक बार फिर से भी दोहरा देंगे, लेकिन अभी उस पर नहीं जाते हैं। अभी इस बात पे जाते हैं कि जी, इस प्रक्रिया में बहुत सारे गरीब लोग भी क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएंगे। जी, तो मैथिली शरण गुप्त आज की दुष्ट व्यवस्था में जो ये गरीब लोगों को खरीदने की प्रक्रिया है, हम उनको उस लाभ से भी वंचित नहीं रखना चाहते हैं। जी, तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने ही लोगों को, जो गरीब लोग हैं जिनके पास ये राजनेता पहुंचते हैं खरीदने के लिए, उनको हाँ, ये निर्देश दे रहे हैं कि ये राजनेता आए तो इनको भर भर के लूटना, क्योंकि ये लूट जो लेना। चीज़ भी बांट रहे हैं ये अपने पिताजी की नहीं बांट रहे हैं। जी, जी, जब जी, जब ये सब खत्म हो गया, तब जो है वो उनको जो है बताया जाएगा कि आपका चंद्रगुप्त ये है, इतने लोगों को जोड़ के नंबर 1 पे आया है, तो भैया जी, आपके सांसदीय क्षेत्र के चंद्रगुप्त जो है हाँ, नरेंद्र सिंह जी हैं, राइट? जी, 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 अब आप जो उस क्षेत्र के लोग हैं वो तख्तियां लेके निकलेंगे कि नरेंद्र सिंह मेरे चंद्रगुप्त हैं, उनका ईवीएम मशीन में वोटिंग क्रमांक पे ये नंबर है, ये उनका चुनाव चिन्ह है, और मैं संकल्प के साथ विजयी, मतलब उनको जो है ना बटन दबाकर विजयी बनाऊंगा। हाँ, मतलब वो जब तक राजनेताओं को लूट चुके हैं, उनको करोड़ों का चूना लग चुका है, राइट? जी, जी, अब जी, इसके जी, अब इसके बाद जो है ना वो ये संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और हाँ, जाके जो है ना आपको वोट देंगे। अच्छा, हाँ, यदि आपने ऐप को यदि नहीं किया है तो ऐप को आप दोबारा डाउनलोड करके उसके उसमें जाइए आप, अच्छा, अबाउट द कम्युनिटी। तो उसमें ये भी बताया है कि ईवीएम मशीएम किसी में भी ये गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, उसमें सब उपाय लिखे हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो अब आप ये बताओ नरेंद्र सिंह जी, हाँ, आपको जीतने के लिए किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाना होगा क्या? बिल्कुल नहीं। आप ये हम तो बताओ कह ही नहीं इस, रहे किसी को कि कोई हमको वोट दे। क्या हुआ? हम तो बोल ही नहीं रहे कि हमको वोट दो। आप तो यही नहीं कह रहे हो कि मैं उम्मीदवार हूं। जी, वोट देने की तो बात सेकंड स्टेज पे आएगी। हाँ, आप तो किसी को ये भी नहीं वो कह रहे हो कि भैया नरेंद्र सिंह मैं तो उम्मीदवार हूं। नो, ये कौन कहेगा? मैथिली शरण गुप्त कहेंगे, और जी, इसके माध्यम से कहेंगे, ऐप के माध्यम से कहेंगे, जिससे 100 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जी, 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 जो जी, जी, हर रविवार को संकल्प ले रहे हैं। जी, तो वो जैसे जब संकल्प की, फिर अभी संकल्प वैसे ही लेवा रहे हैं, फिर संकल्प यात्राएं लगा देंगे। तो जैसे आपने देखा होगा जेएनयू की संकल्प और वो निकलती देखते ना आप, तो ऐसे ही जो है अपराध मुक्त भारत मिशन की भी संकल्प यात्राएं निकलने लगेंगी जगह जगह पे। जी, तो उसकी जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी से आपको नहीं लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, और बिल्कुल हो जाएंगे। और हमने आपको शायद डॉक्यूमेंट अभी शेयर किए कि नहीं, कि शायद ना किए होंगे। मैं आपको जी, पूरे अब मॉडल्स हमने उनको डॉक्यूमेंट कर दिया है, अच्छा, वो कि कैसे जो है ना आपको अद्भुत भारत मिलेगा। डॉक्यूमेंट भारत में सेंड करिएगा मेरे पर्सनल पे डॉक्यूमेंट सेंड करिएगा। हाँ, कर दूंगा। जी, तो अब आप ये समझिए कि आपको जो है ना 5 मौलिक अधिकार मिलने वाले हैं। जी, मतलब रोजगार का मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है आपको, आपके पोटेंशियल का मौलिक अधिकार मिल रहा है। जी, ये पोटेंशियल, अब पोटेंशियल तो क्या किसी ने आपका पोटेंशियल आज तक जानने की कोशिश की? आपके माँ बाप ने, समाज ने, देश ने, किसी ने भी जानने की कोशिश की क्या? नहीं, नहीं, नहीं नहीं, की है। तो पहली बार मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि आपके पोटेंशियल को नापा जाएगा, और जी, जो इसको नापने के लिए मॉडल्स होंगे उन सबको भी इमीडिएट भुगतान मिलेगा। तो कोई मुफ्त सेवा नहीं कर रहा है, जी, और जी, भारत जी, सरकार से एक पैसा नहीं लिया जा रहा है, जी, जी, फ्री भी है नहीं। जी, और एक गरीब आदमी को वो मौलिक अधिकार कैसे मिलेगा फिर? जी, नहीं, आपका क्या सोचे कैसे मिलेगा? तो इसको ज़मीन पर उतारने के लिए हर व्यक्ति को एक शैडो अकाउंट दे दिया गया है, जिसका हमने नाम दिया है कल्प वृक्ष अकाउंट। हाँ,
ये कल वृक्ष अकाउंट में 3 स्रोत से पैसा आ रहा है, और वैसे देखा जाए तो उसे स्थायी पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपको टेम्परेरी पैसा दे रहा है, फिर आपको वो सशक्त बना दे रहा है, आपको शिक्षित कर दे रहा है, आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दे रहा है, और जैसे ही उससे रेवेन्यू का फ्लो होगा तो वो कल वृक्ष अकाउंट का वापस हो जाएगा। मतलब कल वृक्ष अकाउंट आपको जो कुछ भी दे रहा है वो अस्थायी तौर पे दे रहा है, और इमीडिएटली उसका वापस हो रहा है, और बहुत कम समय में वापस होने लग जाएगा वो। राइट। तो इस तरीके से जो व्यक्ति आपका पहले पोटेंशियल नापेगा, अब वो पोटेंशियल की यात्रा आपको एक दिन में पूरी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक साथ सब कुछ पढ़ा दिया जाए, नो। आपको जो है आपके पोटेंशियल को आपके पाथवे बनाकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा, जिसे हम माइलस्टोन कहेंगे। और उन माइलस्टोन के लिए पहले हम कहते थे कि शिक्षा देंगे, हुनर देंगे और टेक्नोलॉजी का इनेबलिंग करेंगे, लेकिन अब हमने उसमें एक और एलिमेंट जोड़ दिया है, संस्कार। क्योंकि मेरा ये मानना है कि माँ बाप संस्कार दे नहीं पा रहे हैं, समाज संस्कार दे नहीं पा रहा है, तो अब हमने संस्कार विहीन बच्चे पैदा कर दिए हैं। शिक्षा के पहले हमें संस्कार, फिर शिक्षा, फिर हुनर और टेक्नोलॉजी क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकल एरा में हैं तो टेक्नोलॉजी पे बहुत जोर है। अब 6 महीने तक एक बार हमने उसको ये सब दे दिया, फिर 6 महीने तक उसको बहुत अभ्यास कराया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में यदि मान लो वो इतना भूखा है तो उसको मौलिक अधिकार के तहत भोजन सब मिलेगा, और उसके ही अकाउंट से सबका भुगतान हो रहा है, और अकाउंट में पैसा है नहीं तो कल वृक्ष अकाउंट से आ रहा है। बिल्कुल राइट, समझ रहे? तो अब उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसके अकाउंट में हो चाहे ना हो, वो पीछे से आ रहा है, और कल वृक्ष अकाउंट का पैसा कोई अनुमोदित नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिक फ्लो होगा। मतलब आपको ना आवेदन लगाना है, ना किसी से अनुमोदन लेना है, वहाँ कोई बैकएंड पे बैठा कोई बटन दबा के अनुमोदित नहीं कर रहा है, बिना अनुमोदन के लिए आपको पैसा मिल रहा है। तो जो आपको संस्कार सिखाएगा, जो आपको शिक्षा देगा, जो आपको हुनर स्किल सेट देगा, और जो आपकी टेक्नोलॉजिकल एनेबलिंग कराएगा, और फिर 6 महीने तक आपको सतत अभ्यास कराएगा, उन सबको रियल टाइम भुगतान हो रहा है, और आपके ही अकाउंट से हो रहा है, और आपके अकाउंट में नहीं है तो कल वृक्ष अकाउंट से आ जा रहा है। इसके बाद जो है, जैसे ही आपका अभ्यास पूरा हो जाएगा तो आपका टेस्ट लेके आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। अब उस सर्टिफिकेट को लेके आप बाजार में नहीं घूम रहे हो कि भैया मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है, भैया मुझे कोई जॉब दे दे, ये नहीं है। आपको ढेर सारी संपदाएं, राष्ट्रीय संपदाएं, जैसे अभी जो हुनर है, ये सबकी जो इंस्टीट्यूट होंगे इनको राष्ट्रीय संपदा कहा जाएगा। तो चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड की हों, चाहे गौशालाएँ हों, चाहे नर्सरी हों, चाहे इंडस्ट्रीज हों, चाहे वेलनेस सेंटर हों जिसमें सभी पैथियों के डॉक्टर्स होंगे, चाहे दवाइयाँ का वो हो, ये सब जो है राष्ट्रीय संपदाएं कहलाएगी। और इन राष्ट्रीय संपदाओं के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के धन की आवश्यकता नहीं है। तो अब हमने एक दूसरा पेंच लगा दिया, राइट। पहले पेंच लगाया कि कल वृक्ष अकाउंट से पैसा आ गया है, अब कहा कि साहब राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण करेंगे, और जो लोग सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस लेके उनका ऑलरेडी स्लॉट है कि वो किस स्लॉट में कहाँ फिट इन होंगे। तो चूँकि सैकड़ों हजारों राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण चल रहा होगा, तो आपकी सुविधा से आप कहाँ पे खुश होंगे उस जगह पे आपको फिट इन कर दिया जाएगा। अब इस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए भारत सरकार के खजाने से पैसा लिया नहीं जाना है, तो इनके लिए पैसा कहाँ से पैसा आएगा? तो ये अपने आप में संपत्तियां हैं, राइट। जो आप निर्माण कर रहे हो वो क्या है? संपत्ति है, राइट। वो जिस दिन से निर्मित हो जाएगी, अपना काम करना चालू करेगी, उस दिन से उसको पैसा मिलने लग जाएगा, राइट। तो इन संपत्तियों को निर्माण करने के लिए धन की बजाय इन संपत्तियों को ही धन माना जाएगा, राइट। और निर्माण के पहले एक थोड़ी सी बेईमानी हम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि अभी तक क्या होता है कि पहले आप धन की व्यवस्था करते हो, फिर निर्माण करते हो। जब हम कह रहे हैं हम जो निर्माण कर रहे हैं वही धन है, तो हम उसको डिजिटल करेंसी बनाएंगे, जिसको हम भारत विकास निधि कह रहे हैं। और अब उसका नया नाम हमने दिया है आज़ाद हिंद रुपया। ये आज़ाद हिंद रुपया ऑलरेडी वही है जो सुभाष चंद्र जी ने जारी किया था, जिसे 14 देशों ने मान्यता दी हुई है। वो मान्यता अभी भी है, तो हम उस मान्यता को यूज करेंगे। हालांकि ये आज़ाद हिंद रुपया हमारा इंटरनल मनी होगा जब तक कि खुद बहुत स्ट्रांग ना हो जाए।
अदरवाइज उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो एक्सटर्नल मनी है वो रुपया रहेगा जो आएगा। अभी हमारा इंटरनल है ये इंटरनल है और हमने ये विशेष मकसद से पैदा किया है। अब आप बताओ, जैसे ही आपने अनुमोदित किया कि साहब ये राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण हम अनुमोदित करते हैं, उतना पैसा पहले जनरेट हो गया। मतलब अज्यूम करिए कि उस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में, मकान बनाने में, ये करने में, रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग करने में आपको यदि 5 साल लगते हैं तो आपको पैसे की आवश्यकता 5 साल की अवधि में होगी, लेकिन धन आपको आज मिल गया। तो ये जो धन जो हम तो ज़्यादा पहले साल का ही खर्च कर पाएंगे ना, तो जो बचा हुआ पैसा है वो पीछे से कल ब्रिक्स अकाउंट को जुड़ गया। अब हम भारत सरकार को अपने 3 मॉडल से 20 गुना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि भारत के किसी भी व्यक्ति से टैक्स नहीं लगेगा। तो आने वाले 5 साल में भारत में हर तरीके के टैक्स विलुप्त हो जाएंगे। ना इनकम टैक्स होगा, ना जो है कॉर्पोरेट टैक्स होगा, ना सेंट्रल जीएसटी होगी और ना ही स्टेट जीएसटी होगी। अब क्यों होना चाहिए? क्यों? जब हम आपको 20 गुना पैसा दे रहे हैं तो आपको फिर अपनी जनता से टैक्स क्यों लेना है? बात समझ रहे हैं ना? और जो सरकार का खर्च है वो हमारे मॉडल के तहत 1/4 हो जाना है। तो 20 गुना पैसा आ रहा है, खर्च आपका 1/4 हो जा रहा है, तो भारत सरकार के खजाने में कितना पैसा होगा? अंबार होगा कि नहीं होगा? ये अंबार भी पीछे से कल ब्रिक्स अकाउंट में जुड़ा हुआ है, राइट? और कल ब्रिक्स अकाउंट को परमानेंट किसी से चाहिए नहीं, वो तो टेम्परेरी जो है ना पैसा दे रहा है नरेंद्र सिंह जी को, और नरेंद्र सिंह जी को समर्थ बना के नरेंद्र सिंह जी वापस कर दे रहे हैं। और दे भी बिना पूछे रहा है और ले भी बिना मांगे रहा है। मतलब नरेंद्र सिंह का कोई कंट्रोल नहीं है कि पैसा वापस ना दे, राइट? वो अकाउंट से अपने आप चला जाएगा। नरेंद्र सिंह जी का कोई नियंत्रण नहीं है, बेईमानी करने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है ना? अब आप मुझे बताओ, हमने राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण करने के लिए 2 चीज़ों की व्यवस्था कर ली, एक तो धन की और दूसरी मानवीय संसाधन की। अब एक तीसरी चीज़ की और ज़रूरत है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए, वो है भूमि। तो आज सरकार भूमि की व्यवस्था कैसे करती है? जो अंग्रेजों का, गुलामों का हड़प नीति के सिद्धांत के तहत जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, जिसके तहत सरकारें बेचारे गरीबों के लैंड को एक्विजिशन करके कैपिटलिस्ट को बांट रही हैं और कैपिटलिस्ट उससे धनी हो रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त इस लैंड एक्विजिशन एक्ट को रद्द कर देंगे और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में हजारों एकड़ जगह चाहिए। तो अब मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए भूमि कहाँ से आएगी? ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, राइट। तो ये भूमि जो आएगी, ये आएगी, हम एक एक्ट लेके आएंगे जिसका नाम होगा लैंड ऑनर्स क्लब। तो जिस राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे उस और जिस लोकेशन को तय करेंगे उसके आसपास जितने भूमि के मालिक होंगे उनकी भूमि पहुंच जाएगी इस समय, राइट? और वो जो है भूमि ऑनर्स क्लब के सदस्य हो जाएंगे, तो वो भूमि के मालिक बने रहेंगे। राष्ट्रीय संपदा भूमि की मालिक नहीं होगी। भूमि का मालिक कौन होगा? यदि उस क्लब के सदस्य हैं तो नरेंद्र सिंह होंगे, राइट? तो ऐसे हजारों लोग होंगे, राइट? ये बात को समझ में आ रही है क्या? मैं फिर से बताऊं? जी, समझ में आ रही है। अब जो है आपको राष्ट्रीय संपदा के जो कमाएगी उसका प्रोपोर्शनेट जो है इनकम उसके ऑनर्स क्लब के जो सदस्य होंगे उनको मिलेंगे। बात समझ रहे हो? जी। तो अब किसानों को विशेष तौर पर आय के 3 तरीके हो जाएंगे। एक, उसकी भूमि यदि राष्ट्रीय संपदा में गई है तो जो है ना वहाँ का जो पैसा मिल रहा है वो उसको मिलेगा, राइट? दूसरा जो है ना, किसानों को उनके जो टूल्स हैं उसकी कंपनी बना दी जाएगी जो 24 घंटे उन टूल्स का यूज होगा। तो उनके जो टूल्स हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, ये सब जो है ना पैसा कमाएंगे। तो एक बहुत बड़ा आय का स्रोत किसानों का उनके ट्रैक्टर ट्रॉली बनने वाले हैं। बहुत बड़ा हो सकता है कि भूमि से ज़्यादा जो है ना ट्रैक्टर ट्रॉली कमाए। और फिर तीसरा स्रोत बन रहा है वो खुद, क्योंकि उसको हम उसके पोटेंशियल का
संस्कार, शिक्षा, हुनर, टेक्नोलॉजी इनेबलिंग करके 6 महीने का सतत अभ्यास करा के राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज रहे हैं एज ए ट्रेंड मैन पावर, तो उसको जो काम करेगा उसका जो रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा, ऐसा हर किसान को 3 रेवेन्यू स्ट्रीम मिल गए हैं। मैं फिर से दोहराऊं, एक मिल रहा है उसको उसकी लैंड के कारण, और वो लैंड का मालिक है, राष्ट्रीय संपदा लैंड की मालिक नहीं है। और ये हम जानबूझ के कर रहे हैं जिससे जो फीलिंग ऑफ डिप्रिवेशन ना हो। दूसरे लोग जो आजकल क्या होता है, कैपिटलिस्ट लोगों को ट्रांसफ़र हो जाता है, फैक्ट्री के नाम पे लेते हैं, उसको हाउसिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, करोड़ों रुपए में उसको बेचते हैं। बेचारे जो है ना, गरीब किसानों को जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, बेचारे समझदार नहीं होते, उसे दारू वारू में उड़ा देते हैं। दौड़ी उड़ा लेंगे, वो SUV खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फक्कड़ बन गए, दारू पी ली, बात खत्म होगी। आज यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल यही हो रहा है, नोएडा में तो यही हो रहा है। हाँ, नोएडा, हरियाणा, यहाँ जहाँ पे बड़े बड़े किसान थे वो सब दारू में अपनी संपत्ति, एक आध दो जो समझदार थे उन्होंने ठीक बन गए वो, लेकिन अधिकांश लोगों के बुरे हाल हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल खत्म तो कर दिया। इसमें हम सामने वाले को लैंड ऑनर से जो है ना डिप्राइव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इससे आपको एक दूसरा भी फायदा है कि जैसे यूँ करिए कि आप 4 भाई हो गए, तो आपका जो शेयर बनेगा वो 4 में बट जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? और लैंड ऑनरशिप क्लब को का जो सदस्य है वो किसी के उकसाए पर मना करने की उसको शक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका कारण नहीं बन रहा है। मालिक जब वही है और उसे उल्टा जो है ना पैसा मिल रहा है, तो किसी दुष्ट के कहने पर आप मना नहीं कर सकते हैं। लैंड जो इसका क्लब, ऑनर्स क्लब का जो एक्ट बनेगा, उसमें ये सब प्रावधान बड़े विस्तार से उल्लिखित होंगे। आप समझ रहे हैं ना? अब फिर से आते हैं, अब आप मुझे बताइए, आपको हमने बिना किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आपको पोटेंशियल का इलाज दे दिया, मौलिक अधिकार दे दिया, राइट? फिर हमने आपको क्या किया? आपको शिक्षा दे दी, आपको मालूम ही नहीं पड़ा। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं दे रहे हैं हम, क्या शिक्षा दे रहे हैं? जो आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली है। तो 2 गेम हो गए, ना तो आपको कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है, बिना कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आपको जो ना संस्कार, शिक्षा, स्किल सेट और टेक्निकल एनेबलिंग और उसका अभ्यास, ये सब चीज़ें मिल रही हैं, और तब भी मिल रही हैं जबकि आपके खाते में पैसा नहीं है वो, लेकिन सबका भुगतान रियल टाइम बेसिस में हो रहा है। लिहाजा जो आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको कहीं वेट नहीं करना पड़ रहा है, वो सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है, उसे आपके ही अकाउंट से पैसा मिल रहा है, और आपके अकाउंट में पैसा फ्लो हो रहा है कल ब्रिक्स अकाउंट से, और जब आप कमाएंगे तो वो वापस हो जाएगा। तो ना मांगते वक्त किसी का अप्रूवल की ज़रूरत है, और ऐसे ही वो जब आएगा तो बिना पूछे चला जाएगा। वो नरेंद्र सिंह जी का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा उसमें, राइट? अब ये 2 अधिकार हो गए। तीसरा अधिकार जो है भोजन का है। तो भोजन में 5 किलो आटा नहीं रहेगा, इसमें जो है मल्टीग्रेन्स रहेंगे, फल रहेगी, सब्जी रहेगी, गाय का जो है अल्फा 2 वैरायटी का अमृत तुल्य दूध, घी, दही वगैरह रहेगा, राइट? आज का जो है वो केमिकल का बना हुआ कैंसर कारक जो है ना दूध दही नहीं रहने वाला है, राइट? शहद भी रहेगी और जीवन वर्धक औषधियाँ रहेंगी, और हर व्यक्ति को इंडिविजुअली काउंट होगी वो। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र सिंह को किसी चीज़ को हो सकता है कि 2 किलो चाहिए हो, मैथिली गुप्त को हो सकता है आधा किलो से ही काम चलता हो। तो सिस्टम हर इंडिविजुअल्स के उसे मालूम है किसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसको जोड़कर लोकल डिमांड बनेगी, और हमारे हर 3 महीने में हमारी भूमि की उर्वरकता नापी जाएगी, और ये जैविक खेती हो जाएगी पूरी। और जैविक खेती का आप जो ना हमारा डॉक्यूमेंट पढ़िए, उसमें हम किसानों को ये कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। हम ना किसानों को कोई ज्ञान देंगे, हम ग्रामीणों को 365 दिन का रोजगार दे रहे हैं। तो उनको ट्रेंड करके, उनको जो किसानों की कंपनी के जो टूल्स हैं उनको उसके साथ जो है ना वो पहुंचेंगे, और वो अपना काम करेंगे, किसानों को पैसा नहीं देना होगा। ऐप उनको बताएगा कि भैया हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, और नेशनल रिक्वायरमेंट को वो 3 तरीके से कैलकुलेट करेगा। पहला लोकल डिमांड, और फिर मतलब रॉ मटेरियल की, गेहूँ, चाय, ये सब चीज़ें, राइट? और फिर प्रोसेस्ड, मतलब उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके कंज्यूमरेबल फॉर्मेट में जो आज काम MNCs और बाकी कर रहे हैं, ये सब जो है ना फैक्ट्रियाँ
सब चीज़ें जो है गांव में होंगी, क्योंकि हमें गांव वासियों को 365 दिन का रोजगार देना है, राइट। जी ये जो गांव वाले हैं ये खेती के समय तो खेती करेंगे, बाकी समय रोड बनाना, जो है ना खाइयाँ खोदना, गौशाला को संभालना, ये करना वो करना। तो भारत में ऐसा एक भी नागरिक नहीं होगा जिसके पास 365 दिन का रोजगार, और वो भी उसके पोटेंशियल के अनुरूप का रोजगार। अब बताओ, आपको भोजन का ऐसा अद्भुत वो मिल गया है। अब मान लें 1 मिनट के लिए कि नरेंद्र सिंह जी के पास तो पैसे नहीं हैं, तो वही सेम कॉन्सेप्ट कि भोजन के लिए कल ब्रिज अकाउंट से पैसा मिल जाएगा, और फिर ट्रेन जब आप करके आपको लगाया जाएगा तो पैसा वापस आ जाएगा, राइट। तो आपके भोजन के मौलिक अधिकार में कोई दिक्कत है आपको? नहीं नहीं है। अब आते हैं अपन स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार पे। जानते हो स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार कैसा होगा? भारत के 144 करोड़ लोगों को वार्षिक एनुअल मेडिकल चेकअप होगा, तब भी होगा जब उसके खीसे में पैसे नहीं है, राइट। उस बात को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब जो आपका एक डेडिकेटेड वॉलंटियर होगा, हर किसी का एक डेडिकेटेड वॉलंटियर होगा, ट्रेंड होगा, जो आपका सैंपल से लेकर हर चीज करेगा। तो आप बटन दबाओगे तो आपके घर में पहुंच जाएगा, आपका मैनुअल मेडिकल चेकअप भी कर लेगा, आपका जो है ना बाकी सब सैंपल्स ले लेगा, बीमारी वाला होगा तो भी सैंपल ले लेगा, राइट। अब जो है ना ढेर सारे जो नेटवर्क्स हैं लेबोरेटरीज के, वो अभी तो शहर में हैं अधिकांश, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ ज़रूरत है। तो बहुत दूर तक लेबोरेटरीज में नहीं जाना होगा, गांव के आसपास ही लेबोरेटरी होगी, क्योंकि उसी में ग्रामीणों को भी तो हम रोजगार देना है ना हमें, राइट। तो वहाँ सैंपल पहुँचा, उसमें टेस्ट हुआ, वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा, आपके पास उसका आ जाएगा, आपके जो डेडिकेटेड वॉलंटियर है उसके पास पहुँच जाएगा, और आपके वेलनेस सेंटर में चला जाएगा। इस वेलनेस सेंटर में सभी पैथियों के डॉक्टर बैठेंगे, तो उनके पास जब आपकी रिपोर्ट पहुंचेगी तो उन्हें मालूम है कि नरेंद्र सिंह जी की बीमारी क्या है, कि बीमारी का स्टेटस क्या है, ये डॉक्टर्स को मालूम पड़ गया। अब सभी पैथियों के डॉक्टर अपने बीच में मीटिंग कर रहे हैं कि भैया नरेंद्र सिंह जी का बीमारी का स्टेटस स्टेज ये है, अब बताओ किसको प्राइमरी काम करना होगा, किसको सेकेंडरी, किसको टर्सरी। तो सभी पैथियाँ आपकी बीमारी के स्टेज के हिसाब से अपनी वो उपयोगिता उनकी होगी, राइट। जैसे मान लो यदि 3rd स्टेज और 4th स्टेज का कैंसर है तो एलोपैथी को आगे आना पड़ेगा, बैक एंड पे जो है ना आपकी आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये सब चीज़ें चलेंगी, ठीक है ना। तो जो ये आपका डॉक्टर्स की टीम है, जब वह तैयार हो जाएगी, अपनी स्ट्रेटजी बना लेगी, तो ये आपका डेडिकेटेड वॉलंटियर है वो आपके पास पहुंचेगा, और उस मरीज का और मरीज के घर वालों का डॉक्टर से इंटरफेस कराएगा। डॉक्टर्स बताएंगे कि भाई ये आपकी स्टेज है, और हम लोगों ने ये हम करेंगे, प्राइमरी ये करेगा, सेकेंडरी ये करेगा, टर्सरी ये करेगा, सभी पैथियाँ काम करेंगी एक साथ आपके लिए। आपकी जो दवाइयाँ हैं आपके पास पहुंच जाएंगी, वो जो वॉलंटियर है ही इज ट्रेन टू एक्सप्लेन यू। यदि ज़रूरत होगी, आप स्थिति में नहीं है, तो वो आपको रोज़ जो है ना दवाइयों को खिलाने पिलाने के लिए भी पहुंचेगा। ही इज़ ए डेडिकेटेड वॉलंटियर एट योर सर्विस, राइट। अब अज्यूम करिए कि आप ज़्यादा बीमार हो गए, आप बटन दबाना भूल गए थे, तो आपको डॉक्टर्स की टीम बताएगी कि भैया नरेंद्र सिंह जी आपने तो बटन नहीं दबाया, अब आप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप तो 4th स्टेप पे पहुंच गया, भाई इमीडिएटली ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है। अच्छा, लेकिन चिंता मत करो, एम्बुलेंस को ऑलरेडी बता दिया गया है, एम्बुलेंस इज ऑन योर वे। हमने आपको चेकलिस्ट दे रहे हैं, इसके हिसाब से थोड़ी तैयारी कर लीजिए, पैसे वैसे की चिंता आपको करना नहीं, बस थोड़ा छटपटे सामान रख लीजिए जिससे यू विल फील कंफर्टेबल। रास्ते में जो भी डॉक्यूमेंटेशन है अपने आप पूरा हो जाएगा। वहाँ पर वेलनेस सेंटर को मालूम है कि नरेंद्र सिंह जी की स्थिति क्या है, पैदल चल के आ पाएंगे या व्हील चेयर चाहिए या स्ट्रेचर चाहिए। नाउ नरेंद्र सिंह जी एक नॉर्मल टॉम डिक एंड हैरी, ही विल बी रिसीविंग ए वेरी स्पेसिफिक VIP ट्रीटमेंट। आपको जो है ना उसी समय जो सैनिटाइजेशन करके यदि ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है तो ऑपरेशन थिएटर में चले जाएंगे। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सब जगह पे जो है ना कैमरे वैमरे लगेंगे, कोई गड़बड़ी करने की तो कोई सोच भी नहीं सकता है। सब सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा रहेगी ना। ये अब इनको गवर्नमेंट और प्राइवेट नहीं कहेंगे, इन सबको राष्ट्रीय संप्रदाय करेंगे, और ये तो हजारों लाखों की जो ना राष्ट्रीय संप्रदाय निर्माण होंगे। इन बैलेंस सेक्टर को प्राइवेट और वो नहीं कहेंगे, सरकार का तो कुछ लग ही नहीं रहा है उसमें, तो गवर्नमेंट का और प्राइवेट का क्या है उसमें। जमीन के मालिक जो है ना लैंड ऑनर्स क्लब के लोग हैं, बाकी लोग जो है ना वहाँ पर
उनके पोटेंशियल के हिसाब से वेल ट्रेन करके उन्हें लगाया गया है। तो ये एंटिटी होगी, इट विल वर्क एज ए एंटिटी और ये राष्ट्रीय संपदा के रूप में काम करेगी। तो हम अब प्राइवेट और सरकारी इस तरीके के मतभेद को भूल जाएंगे। हमारे लिए जो सेवा के लिए चीज़ बनी हुई है, जो 5 मौलिक अधिकारों के लिए चीज़ बनी हुई है, वो राष्ट्रीय संपदा है। और ये चूंकि भारत सरकार का तो एक पैसा ही नहीं लग रहा है, तो उसे शासकीय कहने की कोई ज़रूरत है नहीं। बिल्कुल, बात समझ रहे हैं ना? जब सरकार की एक पेनी नहीं लग रही तो शासकीय क्यों कहेंगे उसे? बिल्कुल, उसको राष्ट्रीय संपत्ति कहेंगे, राइट? तो अब आपको जो है ना ऐसा हेल्थ का मिल गया है। अब नेक्स्ट जो मौलिक अधिकार है समृद्धि और खुशहाली का। तो जितना पैसा कलवृक्ष का जो है ना पटने के बाद आपकी समृद्धि शुरू हो जाना है, होना है कि नहीं होना है? बिल्कुल, राइट। और फिर खुशहाली के लिए फिर से बहुत सारी राष्ट्रीय संपदाएं क्रिएट की जाएंगी, जो आपके हर उम्र के, हर व्यक्ति के, हर रेस के, हर लैंग्वेज के व्यक्ति के हिसाब से उन्हें प्लान किया जाएगा और उन्हें भी राष्ट्रीय संपदा कहा जाएगा। तो उनके निर्माण में भी भारत सरकार के खजाने का कुछ नहीं लगना है। तो आप बताओ, हमने एक चक्री चला दी बिना भारत सरकार के एक पैसे का यूज किए, चला दी कि नहीं चला दी? बिल्कुल चला दिया। जमीन पे उतरना बाकी है बस इसे। तो इसको जमीन पर उतरने के लिए सबसे बड़ी बाधा है आज के राजनेता। हाँ, तो हमने जो है ना आपको विकेंद्रीकृत जो है ना व्यवस्था दे दी कि भैया संकल्प ले लो, 100 करोड़ लोग जुड़ जाओ, तो आपके सरपंच से लेके प्रधानमंत्री आपका होने वाला है, राइट? और फिर एक ऐसी व्यवस्था के लिए हमारे ढेर सारे वीडियो सुनिए जिसमें हम कहा जा रहे हैं कि हम आजकल बहुत कहते हैं जैसे कि अच्छा बताओ नरेंद्र सिंह जी, मान लेते हैं कि आप देश के सबसे अधिक लोगों को जोड़कर आपने देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली, राइट? 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। अब हम नरेंद्र सिंह जी को चुनौती देते हैं कि मिस्टर नरेंद्र सिंह जी, आपने अच्छाई का लवादा लेके आपने लोगों को जोड़कर संख्या बल के आधार पर आप प्रधानमंत्री की शपथ ले लिए हैं। ऐसे व्यक्ति यदि अंदर से दुष्ट होने के बावजूद भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो नरेंद्र सिंह जी, आप सुनना चाहेंगे कि 1 मिनट के लिए कि नरेंद्र सिंह जी देश में सबसे अधिक लोगों को जोड़कर भारत देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। अब माननीय जो है नरेंद्र सिंह प्रधानमंत्री जी कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, इस बात को सुनने का वो है क्या आपको अभी समय और ऊर्जा? नहीं, थोड़ा निकलना था हॉस्पिटल। चलिए, तो ये अगले उसमें आप मुझे याद दिलाएंगे तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि नरेंद्र सिंह जी जिन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है, वो 4 रिफाइनमेंट प्रक्रिया के कारण वो कोई भी गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जब आप अगली बार मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि देखिए ये प्रक्रिया रहेगी। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अंदर से आप बहुत ही दुष्ट आदमी हैं। क्या नरेंद्र सिंह दुष्ट आदमी आप गड़बड़ी करने की स्थिति में हैं और आप ही कहेंगे कि नहीं साहब बिल्कुल गड़बड़ी नहीं कर सकते? ये आपके मुझ से सुनूंगा। आप कहने के लिए बेबस होंगे कि क्योंकि प्रक्रिया इस ढंग से ऑलरेडी बना दी गई है, आप गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। एक चीज बताऊं सर, हाँ। एक मैं कहना चाहूंगा, ये धरती जो भारत माँ हमारी ना, ये सपूत पैदा की है समय समय से। तो कभी समय था नेताजी को पैदा किया, कभी भगत सिंह को पैदा किया, कभी राजीव भाई दीक्षित को पैदा किया, ठीक है? और इस समय सही मामले में आपको पैदा किया हुआ है, जो इतनी मतलब राष्ट्र के बारे में, नेताओं के बारे में सोच करके जनता के बारे में सोच रहे हैं। बट कभी भी लोगों ने उसकी कदर नहीं किया। नेताजी की कदर देख लीजिए, राजीव भाई दीक्षित की कदर देख लीजिए। मैं देखता हूँ कि बाबा कारण क्या है, 1952 से लेकर के जानते कारण क्या है? उसका कारण है कि एंड टू एंड सॉल्यूशन किसी ने डिजाइन नहीं किया। शायद ईश्वर की प्रेरणा से मैं एंड टू एंड सॉल्यूशन इंक्लूडिंग राजनीतिक पार्टी, इंक्लूडिंग आपको जिताने के लिए, आपके मुंह के अंदर डालने के लिए नहीं सर, बनाया तो था राजीव भाई दीक्षित ने, उसे अनाउंसमेंट भी कर दिया जैसे आप कर रहे हो। नहीं, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी मॉडल, उसकी जो लिस्ट बनना और उसके मेरिट के आधार पर वो सरपंच भी वही बन जाएंगे, ये सब इतना डिटेलिंग नहीं था उसमें। डिटेलिंग नहीं था, लेकिन एक प्रोग्रामिंग थी उसकी, जैसे भी था, लेकिन एक ही प्रोग्रामिंग थी। देखो, एक ही प्रोग्रामिंग थी कि हमें स्वावलंबी बनना है, हमें स्वाधीन बनना है, हमें जो है एलोपैथी से बचना है, हमें लॉर्ड मैकाले की शिक्षा से बचना है और अपने देश को समृद्ध बनाना है। तो ये लक्ष्य था,
लेकिन उस लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे? अरे वो अगर ये सारी प्रोग्रामिंग आपकी रहती भी तो हत्या करवा दिया गया उसकी बेचारे की। सोचिए जरा आप, उन्हीं लोगों ने करवा दिया। देखो मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, जी। हर व्यक्ति को अपना रोल अदा करने के बाद जाना होता है, और जब तक ईश्वर आपको चाहता है तो तब तक कोई आपका वाल वाका नहीं कर सकता है। वो आपको गोलियों से छेद सकता है लेकिन मार नहीं सकता है। आप गोलियों से छिन जाने के बावजूद भी जिंदा रहेंगे यदि ईश्वर आपको चाहेगा तो, और नहीं तो वैसे भी जो है ना ठोकर खा के मर जाओगे अपने घर के सामने, उसमें कैसी बड़ी बात है। भारतवर्ष की विडंबना ही तो रही कि दो दल के लोग थे देश में आजादी के समय। एक नेताजी का ग्रुप था, एक पंडित जी का ग्रुप था। पंडित जी का ग्रुप सक्रिय हो जाता है, नेताजी का ग्रुप वहीं खत्म हो जाता है। नहीं, नेताजी के साथ जो है, नहीं, नेताजी के साथ जो है नेहरू ने विश्वासघात किया है। नेहरू ने दुष्टतापूर्वक सुभाष चंद्र बोस को जिंदा पकड़ के अंग्रेजों को सौंप दिया था, ये किसी को नहीं मालूम है। और वो फिर से जो है ना अंग्रेजों के चाल से जो है ना भाग लिए थे, और वो फिर गुमनामी बाबा और क्या क्या रहना उनको बेचारों को पड़ा। लेकिन ये इस जवाहरलाल नेहरू की दुष्टता थी जो बिल्कुल भी जनतांत्रिक नहीं था। वही तो दुष्टता का फल आज 79 ईयर से जनता भोग रही है। हाँ हाँ, उसी भ्रष्ट व्यवस्था पे हाँ हाँ भोग रही है। अब ये जनता की कमी कहो कि नेहरू की कमी कहो, भाई जनता की क्या कमी बेचारे की, जो दोगे वो खाएगी। तो अब जो है यदि मान लो हम आपको इतना एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहे हैं, और यदि आप अपने लोगों को जोड़कर उनसे संकल्प नहीं करा रहे हैं, उनका वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो इसके लिए दोषी कौन होगा? नरेंद्र सिंह जी आप होंगे। बिल्कुल, भारत का हर व्यक्ति दोषी है। मैं वही कह रहा हूं। तो अब जब ये बात पहुंचेगी, देखो आपको नरेंद्र सिंह मालूम नहीं, इस समय में जो है हजारों ग्रुपों ने मुझे जोड़ लिया है अपने ग्रुप में जी। लगभग मेरी फीड चाहे सामने वाला पढ़ रहा हो चाहे ना पढ़ रहा हो, क्लोज टू 1 करोड़ लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है विभिन्न ऐप्स, विभिन्न साधनों से। चाहे वो उसे पढ़ ना रहे हों, लेकिन एक तो सोच रहे हैं ना कि कोई रिटायर्ड डीजी है जो इतनी सख्ती से लगा हुआ है, इतना इंप्रेशन तो क्रिएट हो रहा है ना। बिल्कुल। यदि वो उसको वीडियो को नहीं सुन रहा है, मैसेज को नहीं पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो आदमी जागेगा कि नहीं भाई सुन लेते हैं क्या क्या रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। जी जी जी, जी। और जिस दिन सुन लेंगे, जिस दिन आत्मसात कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब देखिए आदमी कहता है पब्लिक, मेरा ये मानना है कि पब्लिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इनका तो कुछ हिसाब किताब समझ में आता नहीं है, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का। अरे सब पार्टियां देखिए, आप पार्टी तंत्र देखिए, ये जो यदि आप मैथिली शरण गुप्त का अच्छे भारत का संकल्प यात्रा का चालू कर देंगे तो सभी राजनीतिक पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी। सभी राजनीतिक पार्टियां, ना कांग्रेस ना भाजपा, एक आदमी उम्मीदवार नहीं जीतेगा। क्योंकि अभी हमने आपको क्या समझाया कि यदि आपने बहुत साधारण प्रयास भी किया तो आपने 144 करोड़ में से सिर्फ 100 करोड़ का जो है ना वो किया है, राइट। तो 44 करोड़ लोग आपने पहले छोड़ दिए। यदि ये मॉडल के हिसाब से काम करे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मॉडल के हिसाब से काम करेगा, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मॉडल के हिसाब से 10x10 करके चल रहा है, तो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जो है को जोड़ना है। उनके पास कोई दिन है नहीं, तो 90 करोड़ धन 44 करोड़, मतलब 144 करोड़ में से 134 करोड़ को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनको 10 को जोड़ना है, और इन 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ने के